नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर मंगला रानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आज सैंट क्लारा के मंच पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कृपया कोई एक संवाद दें जिससे मैं अपनी बातें आपके समक्ष रखूं और विचार साझा करूं। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक संवाद भी आ जाए तो मैं अपनी बात आप सबसे साझा करूं। मित्रों, यह समय है। बहुत आभार नेहा जी। मैं समय से उपस्थित हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सुनने के लिए लोग आ गए हैं आपके मंच पर। तो मैंने कहा कि मैं प्रोफेसर मंगला रानी हूँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, और आज जो आपने मुझे विषय दिया है मेरे बहुत मनोनुकूल, स्वभावानुकूल, और हिंदी तो सबके हृदय में विराज ही रही है, आप सबके हृदय में विराज रही है। तभी आपने हिंदी दिवस के अवसर पर इतने बृहत आयोजन रखे हैं, महोत्सव की तरह आप मना रहे हैं हिंदी। तो मैं सैंट क्लारा को बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देती हूँ कि आपने अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को समझा है और इस भाषा के अंदर बसे हुए प्रेम और ममत्व को आप बांटना चाहती हैं इस मंच से। इसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद दूंगी। बहुत छोटे हो आप लोग, और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे जुड़कर जब आपने यह संदेश दिया कि आपके मंच पर आकर हिंदी दिवस के 8 दिवसीय आपके इस कार्यक्रम में मैं शुरुआत करूं और ख़ास तौर से युवाओं को संबोधित करूं, जो युवाओं की हिंदी के प्रति जो रुचि बढ़ गई है, जो उनका रुझान बढ़ गया है, इस ओर मैं इंगित करूं। क्या स्थितियां हैं हिंदी की युवाओं के बीच, ये चर्चा करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। अभी मैं देख रही हूँ कि इस मंच पर कम ही लोग जुड़े हैं, या मैं सिर्फ नेहा को देख पा रही हूँ। अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं तो कृपया मुझे संकेत दें कि सुन रहे हैं, तो मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगी। मित्रों, 1 घंटा मुझे हमेशा ही कम पड़ जाता है, तो मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि समय व्यर्थ न करूँ प्रतीक्षा में, और मैं अपनी बात कह दूँ। तो मैं शुरू हो जाती हूँ। 14 सितंबर की अगवानी में आज 7 सितंबर में हम बैठे हैं। 14 सितंबर के लिए हमारी बाहें खुली हैं और हम सब जैसे कि फूलों का हार लिए 14 सितंबर की प्रतीक्षा में हैं। तो आप सब सुनना चाहेंगे जरूर कि 14 सितंबर ही क्यों। तो यह 1949 की बात है, जब संविधान सभा ने एक निर्णय दिया था कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, और वह 14 सितंबर का दिन था 1949 का। और इस हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए हिंदीवादियों ने बहुत काम किया था। मैं अभी अपनी चर्चा में बताऊंगी कि हिंदी के लिए किसने कितना काम किया जब हिंदी आज स्थिति में पहुंची, और उस समय जब संविधान सभा ने यह निर्णय दिया था, उस समय उस स्थिति में हिंदी कैसे पहुंची थी। इसकी चर्चा मैं अपने इस कार्यक्रम में अवश्य रखूंगी, क्योंकि
इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं। सामान्य लोग जो हिंदी में रुचि रखते हैं, हिंदी में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब अभी मेरे आसपास हैं। तो मैं वह बातें रखूंगी कि हिंदी ने यह स्थिति कैसे पाई थी, लेकिन मैं वह समय जरूर इंगित करना चाहूंगी जब 14 सितंबर को यह बात रखी गई और संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के लिए स्वीकृत किया। तब हमारे ही देश में विवाद हुए। दक्षिण के लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर विवशता में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकाज के लिए चुना गया। और यहाँ यह बात सामने आती है कि हमारी मानसिकता क्या थी। हम गुलाम लोग, हम इतने दिनों से गुलाम थे, हमारी मानसिकता गुलाम थी, तो हम उस भाषा को सिरमौर की तरह धारण करते थे जो हमारी गुलामी का प्रतीक हुआ करती थी। तो वह इंग्लिश, वह अंग्रेजी हमारे माथे चढ़ गई और हमने देखा कि आज तक राजकाज के ज़्यादातर काम अंग्रेजी में होते चले गए, क्योंकि उसी समय जो निर्णय हुआ था वह बहुत ही कड़ाई से लागू किया गया होता और अंग्रेजी को तवज्जो नहीं दिया गया होता। अंग्रेजी तो साउथ वालों, दक्षिण वालों की भी मातृभाषा नहीं थी, अंग्रेजी तो किसी की भी मातृभाषा नहीं थी। तो उसके लिए क्यों संघर्ष हुए और उसको क्यों शामिल किया गया? प्रश्न यह था कि हिंदी के साथ अपने देश की क्यों नहीं देवभाषा संस्कृत को शामिल किया जाता, और उसमें अगर कामकाज हो रहे होते तो आज देश का कुछ अलग ही स्वरूप होता और कुछ अलग ही सांस्कृतिक परिवेश होता। लेकिन कोई बात नहीं, समय गुजरता गया और समय ने अपनी छाप छोड़ी है। आज के संदर्भ में विचार करें तो आज यह विषय नेहा और अंकिता जैसी बहनों को, या फिर इस मंच को, सेंट क्लारा मंच को, युवाओं की टोली को यह विषय क्यों रुचा होगा कि हिंदी की ओर युवाओं का रुझान कैसा है अभी? तो यह इसीलिए क्योंकि है रुझान, अभी रुझान है। तो मैं 1949 की बात कर रही थी जब 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन हिंदी वालों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी भी जरूर जुड़े होंगे और मुझे लगता है कि ज़्यादातर आज युवा वर्ग हमारे साथ है। तो मैं यह कहूँगी कि यह हिंदी शब्द कैसे आया होगा, हिंदी, हिंदू, ये शब्द कैसे आया होगा? तो आप सब जानते हैं कि हम सिंधु नदी के आसपास थे और सिंधु नदी से हम सिंधु कहलाते थे, और वहाँ के रहने वाले ईरानी और उधर उस पार के लोग, उनके यहाँ उनकी भाषा में ह का उच्चारण नहीं था, वो ह को स बोला करते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहने लगे और वही हमारी गई। हम हिंदू होते चले गए, हम जो बोल रहे थे, जो भाषा बोल रहे थे, वह हिंदी होती चली गई और हमारी पहचान हिंदी के रूप में, हिंदी यानी हिंदी रहने वाले, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम सब गाते हैं, यानी हम हिंदी थे। हिंदी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान, हम सब हिंदी थे और हिंदी से हिंदू बना था। सिंधु नदी से आप जानते हैं नदियों की जो संस्कृति होती है वह बड़ी प्यारी होती है, बहुत ललित होती है, बहुत हृदयग्राही होती है, और हमारी संस्कृति नदियों के किनारे पनपी थी। तो वह जो हमारी हम हिंदू हुए, तो आज भी हमें हिंदू कह के धार्मिक स्वरूप दिया जाता है, लेकिन हिंदू तो उस समय वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली थी। हम जिस तरह से रहते थे, हमने क्या खान पान अपनाया, हमने क्या भाषा बोली अपनाई, हमने क्या लिबास अपनाया, हमने क्या चिंतन परंपरा स्वीकारी, हमने क्या पूजा विधि, तो यह सारे लोगों का, उस सभ्यता के सारे लोगों का यह था। ऐसा नहीं था कि कोई एक खास विशेष, सारे यह जीवन शैली थी वहाँ की, और वहीं से हिंदू। इसलिए हिंदू धर्म जो है बहुत विराट है, उसके अंदर सबका समावेश है, उसको वो कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, हिंदुत्व तो कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक लाइफ स्टाइल है, वह जीवन जीने की प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि हम किसकी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पर्वत श्रृंखलाओं की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम वायु अनिल सबकी पूजा करते हैं।
तो क्यों करते हैं? ये प्रकृति है और हम प्रकृति के अंश हैं। हमारी चिंतन परंपरा में हमें प्रकृति का अंश, आप सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह बना शरीरा। तो इस शरीर को उस तत्व से जोड़कर हम प्रकृति के अभिन्न अंग हो जाते हैं और हमारी पूजा विधि, हमारी चिंतन परंपरा, हमारी सोच, हमारे जीने का ढंग सबको समाविष्ट करके चलने की रही। और इसीलिए हिंदू धर्म बहुत विराट हुआ और उसके अंदर पलने वाला, चलने वाली ये भाषा हिंदी सबकी जुबान पर चढ़ी, सबके हृदय में पल्लवित हुई। हिंदी का दायरा बहुत विशाल है, लेकिन क्योंकि हम 14 सितंबर की अगवानी में आज बैठे हैं, तो मैं 14 सितंबर के लिए एक कविता, डॉक्टर उषा रानी सिंह की एक कविता है हिंदी दिवस के ऊपर, तो मैं उसको आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी प्रारंभ में, फिर हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। मित्रों सुनना, हिंदी माथे की बिंदी है, हिंदी माथे की बिंदी है, शोभा राष्ट्र समुन्नति की है। प्राण प्राण की ताकत से वह भरे, कलम से विश्व बंधुता झरे। दिल से दिल को जोड़ सके, हर स्वर को समरस कर दे। दिल से दिल को जोड़ सके, हर स्वर को समरस कर दे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक तार में बजे, न कोई भेदभाव उपजे। हिंद देश की सभी बोलियां भाषाएं विकसें, हिंदी की गंगा की गति में नित नव स्वर मचले। छंद छंद में उन्नत धारा, संस्कृति की लहरें, सुख समृद्धि समुन्नति लेकर नई पौध उमगे। हिंद देश का जन जन जब हिंदी पर गर्व करे, 14 तिथि सितंबर की तब हम जयकार करें। सच है हिंदी माथे की बिंदी है, हम सब स्वीकार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कविता समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी कि इस कविता के अंदर हमें बताया गया कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी माथा की बिंदी है, हम इस पर गर्व करें और इसमें सारी बोलियाँ समन्वित हैं। एक कवि कहता है, जो बज्जिका का है, बज्जिका के प्राण में हिंदी बसैया। हमारे यहाँ आप जानते हैं बिहार में जो बोलियां हैं उनमें एक बोली है बज्जिका। हमारी हिंदी इतना ज़्यादा व्यापक है कि इसके अंदर ये बहुत सारी बोलियों के साहित्य जुड़े हुए हैं। अगर उनको हम हटा देते हैं, अगर इन साहित्य को हम हटा देते हैं तो हिंदी बहुत छोटी रह जाएगी। इसीलिए हम अपने इस विशाल सागर में रामचरितमानस पाते हैं जो अवधी में लिखा गया, सूरसागर पाते हैं जो ब्रज में लिखा गया, विद्यापति की पदावलियाँ मैथिली में लिखी गई। तो ऐसी चीजें सब हम अपने अंदर, और कबीर को तो पचमेल खिचड़ी कहा गया। कबीर की भाषा पचमेल खिचड़ी है, उसमें सारी भाषाएं हैं, तो सारी हिंदी भाषाएं हैं, क्योंकि वहाँ राजस्थानी है तो पंजाबी है तो गुजराती है तो बिहार की सारी बोलियां, भोजपुरी है, बंगला है, तो ये सारी चीजें मिलाकर भी एक भाषा बनी। अपनी संस्कृति की पहचान वो हिंदी के ही अंदर है। तो हम उस पचमेल खिचड़ी और उस सधुक्करी छंद को भी अपने अंदर स्वीकारते हैं और इस विशाल दायरे में समाविष्ट कर जाते हैं। आपको मैं हिंदी की एक छोटी सी यात्रा बताऊंगी कि खड़ी बोली हिंदी, जैसे कि अभी हमने बोलियों की बात की, खड़ी बोली हिंदी ने कैसे अपना रूप धरा होगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो जानते हैं खड़ी बोली हिंदी की परंपरा बहुत पुरानी है। 13वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में ही अमीर खुसरो हुए थे और वो पहेलियाँ कहा करते थे। आप लोगों ने सुनी होगी ढेर सारी पहेलियाँ उनकी, तो वो चल गई थी, लेकिन उसमें साहित्य ज़्यादा रचा नहीं जा रहा था, इसीलिए हिंदी भाषा उतना नहीं चल रही थी, क्योंकि हिंदी के अंदर बोलियों के साथ ही साहित्य रचे जा रहे थे। लेकिन जब हम नवयुग में प्रवेश करते हैं, 19वीं शताब्दी में आते हैं और हम गुलामी से विद्रोह करते हैं, मैं इस मंच पर आकर और इस विषय से इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि युवाओं का रुझान, मैं कहती हूँ कि युवाओं के बिना विश्व में कुछ भी संभव नहीं है। युवा वर्ग जिधर
कदम बढ़ा दें उधर ही रास्ता बन जाता है। युवा वर्ग जिधर चल पड़े उधर ही रास्ता बन जाता है, और जो सोच ले वह करके दिखाते हैं। तो 19वीं शताब्दी में आकर साहित्यकारों ने यह सोचा था, और युवा साहित्यकारों ने, आप जानते हैं भारतेंदु 49 ईयर्स में 49 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी, या मुझे लगता है और पहले अभी शायद 38 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उसी समय, उतने ही समय में क्या कुछ काम कर लिया था। युवा ही तो थे, और उनके साथ सारे युवा वर्ग हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के निर्माण में लग गए थे। और खड़ी बोली हिंदी का निर्माण उन्होंने किस प्रकार किया था? भारतेंदु ने भारतेंदु मंडल बनाया था। भारतेंदु मंडल के अंदर साहित्यकार आए थे, और उन्होंने पहली सीख क्या दी थी? मित्रों, आज हम हिंदी पर बात करने आए हैं, तो उन साहित्यकारों की पहली सीख थी हमारा स्वाभिमान। हमारा स्वाभिमान, हम अगर स्वाभिमानी नहीं हैं, ये फोन वोन आ जाते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। दूसरा फोन मैंने रखा था। हमारा स्वाभिमान, तो हिंदी जो है, हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। और उसने हमें बताया कि राष्ट्रीय गौरव कैसे किया जा सकता है। हम गुलाम थे, हम गुलाम जैसे होते चले जा रहे थे, हम उनकी नकल करते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनके जैसे कपड़े पहन के अपने आप को बड़ा समझते थे। अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं था हमारा, अपनी कोई पहचान ही नहीं थी हमारी। तो हिंदी वालों ने सबसे पहले हमारे अंदर यह स्वाभिमान भरा कि हमारी मिट्टी, यह हमारा देश, हम अपने ही देश में गुलाम हैं, तो हम तो अपने देश में है, भगाना तो इनको है, बाहर वालों को, और इनको हम सिरमौर बनाए। जो कहते हैं डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, मतलब डॉग्स एंड इंडियन मतलब कुत्ते और भारतीय को एक बना दिया था, और हम कुत्ते की तरह पूंछ डुला रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने हमें पशु से भी बदतर कर रखा है, और थोड़ा सा कुछ पदवी दे दिया, कुछ तो हमारे बड़े बड़े लोग और पैसे वाले और राजा महाराजा इनके पीछे चल पड़ते थे। तो ऐसे में साहित्यकारों के अंदर यह चेतना जगी थी कि हिंदी को खड़ी करना है, और विभिन्न बोलियों के ऊपर संस्कृत के गर्भ से ये भाषा निकली थी। और इसमें क्या कुछ दिया गया, आज साहित्य की बात हम करेंगे जरूर, क्योंकि हिंदी हम जानते हैं एक तो अभिव्यक्ति के माध्यम से, और अभिव्यक्ति साहित्य की करते हैं हम लोग विविध विधाओं में। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए? तो उन्होंने पत्रिकाएं निकाली। मैं उन पत्रिकाओं की चर्चा जरूर करूंगी जो उन्होंने 19वीं शताब्दी में पत्रिकाएं निकाली थी, जिन पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्यकारों को एकजुट कर रहे थे। और वो लिख भी क्या रहे थे, वो साहित्यकार लिख भी क्या रहे थे? वो लिख रहे थे कि हमारी मिट्टी, हमारी भूमि, हमारा देश, और इस देश पर गौरव करने के लिए हमारी भाषा, यही लिख रहे थे। और क्योंकि हमारे अंदर वो बात ही नहीं थी, हमारे अंदर वो समझ ही नहीं थी, हम समझते ही नहीं थे कि हम गुलाम हैं, हम सोचते थे यही हमारी नियति, यही हम है, यही हमारी पहचान है। तो वो हिंदी वाले थे जो बता रहे थे कि ये आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान वो है जो हम पीछे छोड़ आए हैं, और उन पीछे छोड़े हुए युग को पुनः पुनः वापस ला रहे थे वो। और उसके लिए एक भाषा खड़ी की गई जिससे दिमाग से दिमाग का संपर्क किया गया। संपर्क जब तक नहीं होता तब तक हम अपनी बात आपके दिमाग में रखेंगे कैसे? तो उसके लिए यह ऐसी भाषा जिसमें खड़ी खड़ी बात कही जाए, सीधी सीधी बात कही जाए, ऐसी बात कही जाए जो आपके दिमाग, इसको कहा गया प्रशिक्षित करना, दिमाग को प्रशिक्षित करना, कि हम अपनी पहचान के साथ जुड़ें, उसके लिए हमारे दिमाग को प्रशिक्षित किया जा रहा था। और ये हिंदी वाले कर रहे थे। हमारे दिमाग को प्रशिक्षित क्या किया गया कि हमारी मिट्टी है, हमारा गौरव है, हम संघर्ष करें, हम आंदोलन करें, हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। और आप देखिएगा कि कहता है दिनकर जी जैसा कवि हमारे यहाँ राष्ट्र कवि, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।
आपकी तरफ हाथ बढ़ रहा है, उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देना है। हमें जोश चाहिए, हमें उमंग चाहिए, हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। अब आत्मबल की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल तभी विकसित होंगे जब आप शारीरिक बल भी, मानसिक बल भी पाएंगे। और इसके लिए हिंदी वाले काम कर रहे थे। मुझे हिंदी पढ़ाते, पढ़ते, बोलते मैं बिल्कुल डूब जाती हूँ और मुझे इतना आनंद आता है कि हिंदी वालों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है। जिस हिंदी को पिछाड़ कर हमने रख दिया, हिंदी को हिंदी फिंदी अंग्रेजियत लादे हुए हम मुखौटा वाले लोग, हम हिंदी को किस नजरिए से, अगर ये हिंदी नहीं होती तो देश आजाद नहीं होता। अगर ये हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। हम सीधे साधे लोग रहेंगे तो हमारी क्षमा भी का कोई महत्व नहीं है। हम जो कहते रहते थे कि अरे जाओ क्षमा किया, क्या क्षमा किया? अगर आप विषधर सर्प हैं, अगर आप काट सकते हैं, उस काटने से किसी की मृत्यु हो सकती है और तब आपने बिना काटे क्षमा किया है, तो क्षमा का महत्व है। अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं है तो आप ऐसे ही हैं, दलित हैं, पतित हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो आप गुलाम ही रहेंगे। तो ये स्वाभिमान भरा साहित्यकारों ने, मैं अभी बताने जा रही थी 14 तारीख को जब राजभाषा घोषित किया गया, तो उस समय एक राजेंद्र सिंह जी थे। राजेंद्र सिंह के साथ नेतृत्व में काका कालेलकर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, इन लोगों ने किस तरह से उस समय हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्ष किया था, ये पढ़ने वाली बात है मित्रों, बच्चों। तो ये हिंदी राजभाषा के रूप में कही गई, लेकिन होता नहीं रहा काम। ये अपना काम चलाते रहे। इसी बीच मैं साहित्यकारों की भावनाएं जो युवाओं के प्रति हैं, उसकी एक कविता मैं पढ़ना जरूर चाहूंगी जो मेरे हृदय में बसती हैं। महादेवी की एक रचना है, जाग तुझको दूर जाना। तो मैंने वो कविता आप लोगों के लिए रखी थी अपने दूसरे मोबाइल में, इसीलिए मुझे यह फोन सुनना पड़ रहा है। तो मैं आपको महादेवी की वो कविता सुनाती हूँ, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को तोड़े तिमिर की घोर छाया। यह तिमिर घिरा हुआ था अपने देश में, अंधकार। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तो तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपना छोड़ जाना, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे अल ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उड़ एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। ये जो आंसू होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, आंसुओं से भी बहुत काम हो सकते हैं। वज्र का उड़, और हृदय वज्र की तरह कठोर होना चाहिए। वज्र का उड़ एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उड़ में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उड़ में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हृदय में अग्नि प्रज्वलित करने की बात कह रही हैं। आग हो उड़ में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यह क्या है? मृदुल कलियां, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति। हम आग के अंगारे पर चलेंगे, हम इस अंगारे पर चलेंगे, हम कांटों भरे रास्ते पर चलेंगे। यह युवाओं को संबोधित कविता है। जाग तुझको, जागृत अवस्था में ही हम काम
कर सकते हैं। हमें रोम रोम से जागृत रहना पड़ता है। अगर हम जागृत रहते हैं तो हम समझते हैं, हमारी समझ शक्ति काम करती है, दिमाग काम करता है और हम हर अंग से काम कर सकते हैं। और इसीलिए आह्वान है युवाओं का कि जाग तुझको दूर जाना। मैं युवजन को एक बात अवश्य कहूँगी कि मुझे स्मरण है कि जेपी का मूवमेंट, वह आंदोलन तो हमने नहीं देखा, स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें साहित्यकारों के योगदान को हमने नहीं देखा, सुना, पढ़ा, इतिहास पढ़ा, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में जेपी मूवमेंट, बिहार में बहुत महत्वपूर्ण एक मूवमेंट हुआ था, व्यवस्था के विरुद्ध मूवमेंट। और उस व्यवस्था के विरुद्ध मूवमेंट में बड़े बड़े लोगों ने, पहले तो बच्चों ने विद्रोह कर दिया, युवाओं ने विद्रोह कर दिया, और युवाओं ने जब विद्रोह कर दिया तो सारे बड़े बड़े लोग उनको नेतृत्व देने के लिए आ गए। उसमें कोर्ट के जज भी आ गए और शिक्षकगण, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सारा समाज आ ही गया, कवि साहित्यकार सारे आ ही गए। और उस समय जयप्रकाश नारायण ने अपना नेतृत्व दिया था। जेल जाना पड़ा था, बहुत सताया गया था और वो जीवन भर के लिए बीमार हो गए थे। उस आंदोलन में बर्फ के सिल्ले पर उनको क्षमा कीजिए, ये फिर से रिकनेक्ट हो रहा था, लेकिन खैर। तो ऐसे में जयप्रकाश ने जब नेतृत्व दिया था तो दिनकर जी जैसे कवि भी आ गए थे। और ये कविता उनकी जरूर सुनी होगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, मोंटेसरी में पढ़ती थी। और मुझे याद है कि उस समय मोंटेसरी स्कूल भी, छोटे छोटे स्कूल भी अपने बच्चों के साथ आंदोलन कर रहे थे। और इस आंदोलन को एक साहित्यकार किस प्रकार स्वर देता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता रास्ते पर दौड़ पड़ती थी किसी नेताओं के घर, वो विधानसभा, विधान परिषद, पता नहीं, और व्यवस्था के विरुद्ध, क्योंकि तो राजनेताओं को ही इंगित करते थे। और केंद्र में सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, और उनके तानाशाही रवैये के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और बच्चों ने, विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी, वो सेशन ही हमेशा से लेट रहा। आज तक पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय में सेशन लेट इसीलिए रहता है कि उस समय 2 साल बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी कि नहीं, हम तो आंदोलन में हैं तो हम बहिष्कार करते हैं। और मेरे घर में भी हमारे बड़े भाई बहन ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। तो ये साहित्यकार को हमने नेतृत्व देते हुए देखा था। वही साहित्यकार था जिसने कहा था, जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, जिनको भरोसा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। ऐसे उस कवि, ऐसे उस साहित्यकार को नमन करती हुई मैं आगे बढ़ती हूँ। दिनकर ही क्यों, गोपाल सिंह नेपाली, डॉक्टर सीताराम दीन, मैं उनकी एक कविता अभी पढ़ूंगी युवाओं के लिए। तो ऐसे में यह आंदोलन चला था और इसमें नर्म दल, गर्म दल, राष्ट्रीय आंदोलन में सब कुछ चला था। लेकिन जो अंदर प्राण धारा वह हिंदी थी, और हिंदी के माध्यम से जो आंदोलन उन्होंने चलाया वह कोई भी नहीं बचा उससे। बड़े बुजुर्ग, जो जंगल में डाकू लोग थे, वो डाकू भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। मतलब भारतवर्ष का कोना कोना जागृत हो गया। और इतनी कोशिशों के बाद जो देश आजाद हुआ, उसकी एक भाषा ही नहीं रही। बड़ी पीड़ा की बात है, बहुत दुख की बात है कि उसकी अपनी एक भाषा ही नहीं रही। उन्हीं विदेशियों ने जो जूते मारे, हमें इतना सताया, इतनी तकलीफें दी। अभी मॉरिशस गई थी तो मॉरिशस में मैंने देखा कि किस प्रकार गुलाम बना बना के यहाँ भारतीयों को लेके आए थे, हमारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके आए थे। उन्होंने तो खैर अपना एक ऐसा देश बना लिया जो विश्व के लिए अचंभा करने वाला देश, लेकिन कितना सताया इन्होंने। मुझे लगता है कि अंग्रेजों से दूषित प्रदूषित प्रजाति और कहीं है ही नहीं जिन्होंने इतना तकलीफ, और उसकी भाषा को सिरमौर, हम तो सोचते हैं उनका रंग भी कितना गंदा और फीका है। हम लोग ब्राउन लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका रंग भी, और उस गोरे होने के लिए पता नहीं हमारे सुंदर खूबसूरत संस्कृति को लोग गालियां देते हैं, और गोरे होने के लिए गोरेपन का क्लीम पोत रहे हैं जी। हम गोरे हो जाएंगे तो हम अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं जी। आज का वह समय आया है मित्रों कि आज हम इन रूढ़ियों और इन ऐसी ओछी सोच से अलग हो रहे हैं।
आपने बहुत ध्यान से शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है उसको देखा होगा। नई शिक्षा नीति ने किस प्रकार भाषा के लिए काम किया है। अभी तो लागू नहीं हुआ है, लागू होगा। उसके बाद आप पठन पाठन में जो परिवर्तन देखेंगे वह रेखांकित करने वाला परिवर्तन होगा। हम शिक्षकों का ध्यान जरूर इस पर जाता है और हम देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। इन्हीं बातों के इसी नींव पर मैं एक कविता आपको सुनाऊंगी। सुनिए कवि क्या चाहता है। डॉक्टर सीताराम दीन की कविता है। हम तुम्हारी दृष्टि में किरणें भरेंगे। यह जो सोच है, हम तुम्हारी दृष्टि में किरणें भरेंगे, यों समूची सृष्टि में सपने सजेंगे। उन साहित्यकारों ने, उन भाषाविदों ने, उन हिंदी वालों ने ये ही भावनाएं अपने अंदर रखकर युवा पीढ़ी के अंदर उनकी आंखों में किरणें भरी होंगी। उन किरणों से निकलकर, उन प्रकाश से प्रकाशित होकर हमारी सोच बदली, हमारे कर्म बदले, हमारे रास्ते बने और हम आगे बढ़े। हम तुम्हारी दृष्टि में किरणें बढ़ेंगे, यों समूची सृष्टि में सपने सजेंगे। विश्व में छाया हुआ जो घोरतम है, स्वार्थ के विष से लबालब प्राणदम है। ज्ञान से विज्ञान से हम मेट देंगे, नवल गति की राह जग को भेंट देंगे। आज मानव मन बहुत गोपन हुआ है, व्यक्ति का चिंतन मनन बंधन हुआ है। व्यक्ति के संकोच को विस्तार देंगे, मनुज के मन को नया आधार देंगे। जिंदगी की रागिनी भी मंद होकर ढूंढती वंशी परी निस्पंद होकर सुप्त वीणा को पुनः झंकृत करेंगे। सृजन मंगल कलश का स्वागत करेंगे। गीत गाएंगे मनुष्यता की विजय के, प्रीति लाएंगे न बंधन हो प्रलय के। हम सदा से आत्ममानी हैं रहेंगे। स्वाभिमान की बात करता है। हम सदा से आत्ममानी हैं रहेंगे, हम सदा संसार को आलोक देंगे। हम तुम्हारी दृष्टि में किरणें भरेंगे, यों समूची सृष्टि में सपने सजेंगे। कवि की कैसी अभिलाषा होती है कि वह हमारी दृष्टि में किरण भरकर हमें नवयुग के नए पंथ पर चलने को प्रेरित करता है। तभी महादेवी गाती है, जाग तुझको दूर जाना। और वह कहती है कि आपको कितना जिज्ञासु होना है, आपको कितना जानने की आपके अंदर कितनी क्षमता होनी चाहिए, सब कुछ समझ लेने की कितनी क्षमता होनी। तभी वह कहती है, तोड़ दो क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। आप सोचिए, आसमान को तोड़कर उधर देख लेने की इच्छा जिस कवि में होगी, वो कैसे रास्ते बनाएगा, वह कैसा देश बनाएगा, कैसे देश की परिकल्पना करेगा। साहित्यकारों ने हमेशा ही हमारे देश को मजबूत बनाया, हमारे देश को उन्नत रास्ते की ओर लेकर गए। हमें जो भी कमियां आई, राजनेताओं ने अपने लोभ में जो भी कमियां रखी, हमें तकलीफें दी, वो राजनेताओं से भी साहित्यकार हमेशा ही लड़ता रहा है, हमेशा ही अपनी कटुवाणी का भी प्रयोग करता रहा है और उस कटुवाणी के माध्यम से एक सकारात्मक रास्ता दिखाता आया है। मित्रों, मुझे कहा गया कि मैं अपनी कविताएं भी पढूं, तो मैं मौका देखकर अपनी कविता, मुझे बहुत कुछ बोलना रहता है और समय ज़्यादा नहीं मिल पाता। अभी मैंने आधा घंटा बोल लिया है, आधा घंटा और बोलना है, तो मैं बोलूँगी कि हमारे युवा वर्ग का आज के समय में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। शिक्षा आज जो शिक्षा नीति बनी है, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा अवश्य करूंगी, क्योंकि भाषा को इससे बहुत बल मिलने वाला है। आप देखेंगे हम बहुत बार ऐसा पिछड़ जाते हैं कि हम भाषा के कारण पिछड़ जाते हैं। अपने देश में अपनी भाषा बोलकर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, हमें इंटरव्यू अंग्रेजी में देने पड़ते हैं, परीक्षाएं अंग्रेजी में देनी पड़ती हैं। ये बातें अब खत्म हो गई हैं। शिक्षा की पद्धति ही बदल गई है। अब बच्चे मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। मातृभाषा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, सब तो आपस में लड़ रहे थे, हिंदी, अंग्रेजी, साउथ, बंगला ये कर रहे थे। लेकिन अब तो सारी बोलियों को मौका मिल गया। अब जो जहाँ बच्चा है वहाँ की मातृभाषा में, हमारे यहाँ का बच्चा बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका में पढ़ सकता है अगर हम चाहें तो, और नहीं तो हिंदी तो है ही हमारे समक्ष। तो हमारी भाषा और संस्कृति को मजबूती मिलती है तब जब हम जिस भाषा में अपने घर में बात कर रहे हैं उसी भाषा में पाठ्यक्रम। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को आदेश भी जा चुका है कि मातृभाषाओं को संकलित करो पूरे देश के, और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सबको देखो और सब में पाठ्यक्रम बनाओ और उन पाठ्यक्रमों को गाँव-गाँव। आप देखिए कि इससे हमारे युवाओं को कितना
फायदा होने वाला है। एक तो हमारे मन की भाषा, आपको अंग्रेजी में लिखना है लिख रही है, इसके लिए कोई तो रुकावट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की महत्ता ही खत्म हो जाएगी तो फिर अपने देश में हम अंग्रेजी क्यों ला देंगे, जब हम जानते हैं कि हम हिंदी से या अपनी मातृभाषा से आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि विषय की पाबंदी, एक फैकल्टी की भी पाबंदी खत्म हो गई। हम साइंस वाले हैं, हम आर्ट्स में जा सकते हैं बीच में, कोई विषय हमें बुरा लगा हम वो छोड़ के दूसरा ले सकते हैं कहीं भी बीच में। तो ये जो सुविधाएं आ गई आपके शिक्षा पद्धति में, यह तो मतलब मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और कर्म की महत्ता बढ़ गई। हमारे यहाँ जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें हमारे व्यावसायिक ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की भी बातें की गई है कि बच्चों की रुचि किधर है, उनका स्किल डेवलप कैसे किया जाएगा। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स गायन में जाना चाहते हैं, जिधर भी अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको स्किल्ड किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब कोई जूता सिलने वाला चमार नहीं कहलाएगा, वो दलित नहीं कहलाएगा, वो झूठ मूठ के संघर्ष नहीं करेगा कि हमें आरक्षण दे दो। अब वो स्किल डेवलप करेगा। वो ब्राह्मण का भी बच्चा, क्षत्रिय का भी बच्चा, अगर उसको जूता सिलने में या जूते की बनावट में वो डिजाइनर कहलाएंगे, उसकी पढ़ाई होगी। और अब ये जाति और ये बंधन और ये आरक्षण, ये सारी चीजें खत्म होकर सिर्फ प्रतिभा, ऐसा लगता है। अभी तो सब कुछ सुनहला लगता है, व्यावहारिक स्थिति पे क्या उतरता है, लेकिन भाषा के लिए हम जरूर समझ सकते हैं कि भाषा के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हुई है। और हमारे यहाँ हमारे बच्चे, मैं अपनी एक बात बताऊंगी कि मेरी माँ की आंख में हैमरेज हुआ था, तो मैं यहाँ डॉक्टर अजीत सिन्हा को मैं दिखाने के लिए लेके गई, तो उन्होंने रेफर कर दिया शंकर नेत्रालय, मद्रास उस समय कहलाता था, अभी चेन्नई हो गया। तो जब मैं मद्रास में गई तो मेरी माँ को जो डॉक्टर देख रही है उसको मैं सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ अंग्रेजी में। हर चीज, एक एक चीज को विस्तार, कितना अंदर अनुवाद बनाते रहे, बोलते रहे। और ये तो हृदय की बात थी कि मैं एक एक बात बताना चाहती थी कि रात में उसको क्या होता है, दिन में क्या होता है, कैसी दवाइयां ली। ये इतने विस्तार से बताने के लिए मुझे हिंदी चाहिए थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदी जानते हैं, तो मैंने अंग्रेजी में पूछा, मुझे लगा कि ये समझ लेंगी। तो मैंने उनसे पूछा डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, तो कहती है वी रिजेक्ट हिंदी। आप सोचिए, मेरी माँ उनके शरण में है क्योंकि वो डॉक्टर है उनकी, और वो कह रही है वी रिजेक्ट हिंदी। अब मेरी कैसी स्थिति होगी कि मैं अपनी माँ की स्थितियों को कैसे वर्णन करूं उस तरह से कि मैं एक एक रेशा रेशा मैं उसके सामने, क्योंकि डर लग रहा है, मैं अकेली माँ को लेके आई हुई हूँ और बहुत बड़ा रिस्क है, उनका ऑपरेशन करवाना है। तो मैं कैसे, किस प्रकार विवश करते हैं भाषा के लिए और किस प्रकार आपको डिमोरलाइज करते हैं, ये मैंने जीवन में अनुभव किया। तो अगर अरे भाषा ही तो है, आप हिंदी सब जानती हैं, हिंदी सिनेमा देखती हैं, अमिताभ बच्चन की फैन हो जाती हैं और आप हिंदी नहीं समझती, या फिर आप एक हिंदी बोलने वाले को बुलाया होता और उस पेशेंट को धैर्य दिया होता। लेकिन और तो ये तो मेरी व्यक्तिगत बात थी, ये बहुत ही दिल की बात थी, इसलिए मैंने शेयर किया। कितने बच्चे, मैंने एक बहुत अच्छे पत्रकार को सुना कि उनकी मित्रता थी और वो राइटिंग्स में, इंग्लिश में तो सब जानता है, भारतवर्ष में तो इंग्लिश इस प्रकार पढ़ाते हैं कि सब जान ही जाता है, तो वो भी जानते थे, वो तो पत्रकार थे तो जानते ही थे। लेकिन क्योंकि विदेश में पढ़ी लिखी महिला आई थी और उनकी मित्र थी, अच्छी मित्र थी, और एक मीटिंग में वो दोनों आस पास बैठे थे और वो महिला उन्हें ढूंढ रही थी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रही थी, ये आदमी अपनी हीन भावनाओं में उनसे मिलने नहीं जा सका, उनसे नहीं, वो आसपास ही बैठा था, लेकिन उसने सामने आकर नहीं कहा कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि हिंदी में मास्टरी नहीं थी, इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं था, तो वो हिंदी में वो इस संकोच में मिला ही नहीं। सोचिए कि ये भाषा की बंदिश और हमारे अंदर कैसी कुंठाएं भर देती है। तो ये चीजें खत्म होने वाली हैं और हम सब इनसे ऊपर उबरने वाले हैं। अब मैं यह देखती हूँ कि आज के युवाओं का हिंदी के प्रति कैसा रुझान है और कौन से क्षेत्र में वो कितना काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि आज इस समय में इतना लिख रहे हैं, साहित्य की ओर बहुत ज़्यादा रुझान है, और साहित्य में हिंदी के बिना, मतलब अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, और हिंदी में विधाएं समृद्ध हो रही हैं।
लघु कथा एक ऐसी विधा है जिसमें जो आपके अंदर महसूस हुआ वो आपने लिख दिया। हाँ, भाषा की शुद्धता पर मैं हमेशा ही ध्यान देती हूँ कि भाषा की शुद्धता पर मेरे अपने बच्चे बहुत महसूस करते थे और लिखते थे। मेरे अपने बच्चे यानी मेरे विद्यार्थी मेरे दिल के बहुत निकट हैं और मेरी दुनिया उन्हीं से है। मैं उनको अपना बच्चा ही समझती हूँ और मरते दम तक वो हमारे बच्चे रहेंगे। तो मेरे अपने बच्चे जो लिखने लगे हैं, मैं तो दंग रह जाती हूँ। ये लॉकडाउन में जो घर में रहे हैं तो उनके अंदर कैसी भावनाएं आ रही हैं, वो किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं देखकर 15 अगस्त को मैंने कुछ बच्चों की चीजें जो मुझे लिख लिख कर भेज रहे थे, मैंने फेसबुक पर उसको शेयर किया और इतने लोगों ने पसंद किया कि ये बच्चे कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो ये तो केवल कविता थी, वो हर विधा में लिख रहे हैं। अच्छा, वो पत्रकारिता में भी बहुत आगे आ रहे हैं। अभी मैंने आज ही मेरा एक विद्यार्थी है, उसको मैंने किसी का इंटरव्यू लेते हुए देखा हिंदी भाषा में, तो मुझे बहुत ही, मैं गदगद हो जाती हूँ बच्चों के विराट दायरे को देखते हुए। लेकिन सिर्फ ये हिंदी साहित्य जो हम घर में बैठकर लिख लेते हैं, नहीं, और भी बहुत सारी दिशाएं खुली हैं। जैसे कि बहुत सारी दिशाओं ने हिंदी के लिए काम भी किया है। जैसे कि सिनेमा, हालांकि सिनेमा अभी के समय में बहुत ही नकारात्मक सिचुएशन लेके आया हुआ है, परिस्थितियां लेके आया हुआ है और हमारी वितृष्णा हो रही है सिनेमा स्टार और इन सब से वितृष्णा सी हो रही है। और सब लोग, बच्चे भी, युवा भी और सारी पीढ़ी के लोग उनसे कुछ अलग होते चले जा रहे हैं। मेरा समय जा रहा है, वो मैं देख रही हूँ। तो आप जानते हैं कि हिंदी फिल्म के गाने ने हिंदी के लिए बहुत काम किया है। मैं अपने विद्यार्थियों और सारे युवाओं और आप सबको संबोधित करती हुई मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगी जो अभी की परिस्थिति में थोड़ी सही लग रही है कि मैं युवाओं से बात करने के लिए आज इस मंच पर आई हूँ। तो मेरी कविता है, आया है नया युग आज लेकर नई अरुणाई, नया तेवर नया वैभव नई हर दिशा अमराई। आया है नया युग आज लेकर नई अरुणाई, नया तेवर नया वैभव नई हर दिशा अमराई। नए युग के विधायक ने कहाँ खोई है तरुणाई। विधायक यानी आप, हम लोग विधाता हैं। नए युग के बच्चों, मैं एक बात और कहूंगी, मैं अपने आप को ना युवा ही समझती हूँ और शायद मैं मृत्यु तक युवान ही नहीं होता। मैं हमेशा ही आप लोग जैसा सोचती हूँ। ये फिनिश का एक वो सब आ जाता है बीच में। तो मैं युवा हूँ, तो मैं इस संबोधन में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, उसमें मैं भी हूँ। आया है नया युग आज लेकर नई अरुणाई, नया तेवर नया वैभव नई हर दिशा अमराई। नए युग के विधायक ने कहाँ खोई है तरुणाई। तरुण से बात करने आज मैं इस मंच पर आई। हमारे देश के युवजन सुनो, मैं बहन तुम भाई। हमारे देश के युवजन सुनो, मैं बहन तुम भाई। जमाने में न श्रम अपना गवाओ ओ मेरे भाई। अगर चाहो तो पल भर में मिटा दो प्राण से खाई। अगर तुम शक्ति तोलो तो बने पर्वत तुरत राई। अगर तुम शक्ति तोलो तो बने पर्वत तुरत राई। तुम्ही से है जमाना यह, तुम्ही हो बस जमाने के। तुम्ही से है जमाना यह, तुम्ही हो बस जमाने के। तुम्ही हो देश का सपना, तुम्ही हो राष्ट्र की दौलत। तुम्हें क्यों देखती दुनिया हिकारत से नहीं कुदरत। तुम्हें क्यों देखती दुनिया हिकारत से नहीं कुदरत। अलख तुमको जगाना है, नरक जग से मिटाना है। बढ़ो अपनत्व से सबके हृदय में बस सजाना है। परम पुरुषार्थ से दीपक जगत में जगमगाना है। न हो झगड़ा कभी हम में, न हो पद की निरी लिप्सा। न हो झगड़ा कभी हम में, न हो पद की निरी लिप्सा। न कोई जाति नहीं है धर्म जो हमको दे सिखा हिंसा। तनिक मन में उतर देखो, तनिक मन में उतर देखो। नहीं लेकर बढ़ो ईर्ष्या, जो तुम में है वही सब में करो तुम प्रेम की वर्षा। जो तुम में है वही सब में करो तुम प्रेम की वर्षा। कि भीगे तन वदन मन भी जगत में हो पुनः चर्चा। कि भीगे तन वदन मन भी जगत में हो पुनः चर्चा। कि भारत के सपूतों ने पुनः अपनी जगह पाई। कि भारत के सपूतों ने पुनः अपनी जगह पाई। संभालो राष्ट्र का सपना सभी मिलकर बहन भाई। सभी मिल पाट हम देंगे दिलों से ही दिली खाई।
सभी मिल पाट हम देंगे, दिलों से ही दिली खाई, तुम्ही से बात करने आज मैं इस मंच पर आई, तुम्ही से बात करने आज मैं इस मंच पर आई। युवाजन, आप सब हमारे साथ बने रहे। युवापन, युवावस्था एक भावना है, एक शक्ति है जो हम महसूस करते हैं, चाहे उसमें उम्र कभी बाधा नहीं आती, वहां उम्र सिर्फ एक अंक बनकर रह जाता है। आप याद करिए वीर कुंवर सिंह को, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वह 80 वर्षों का बूढ़ा, और उसके अंदर ऐसा रक्त का उबाल आया कि उसने अंग्रेजों से लोहा लिया। और आप जानते हैं कि उनकी बाह में गोली लगी थी और उन्होंने तलवार से अपनी बाह काट दी और उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। मैं जो इतनी बातें बोल रही हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हों, हो सकता है कम ही श्रोता हों, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके अंदर मैं यह बात उतार देना चाहती हूँ कि हिंदी सिर्फ एक दिन के लिए हिंदी नहीं है। हिंदी हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान है। हमारा, अगर हम हिंदी नहीं बोलते तो गौरव से बहुत सारे लोग अब नहीं बोलेंगे। अब जब स्थितियां बदलने वाली हैं तो अब नहीं बोलेंगे। अब आप सबका, युवाओं का रुझान हिंदी की तरफ हो गया है। अब वो नहीं बोलेंगे कि ये अंग्रेजी नहीं जानता, या फिर वो नहीं बोलेंगे बहुत गौरव से हंसते हुए, हा 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 मैं तो हिंदी नहीं जानता। यानी गौरव, हम हिंदी नहीं जानते इसका गौरव हुआ करता था, अब शर्म आएगी। अब की स्थितियां बदली हैं, आप युवाओं ने भी स्वर बदल लिए हैं। मैं जितने मंच देखती हूँ सब हिंदी की तरफ के हैं। मैं जितने मंच देख रही हूँ आज युवाओं ने जो संभाला हुआ है, जैसे ये दोनों नूपुर बहनें हैं, इन्होंने एक मंच बनाया, युवाओं का मंच बनाया। ऐसे कई मंच मैं देख रही हूँ युवाओं ने बनाए हैं, वो हिंदी में बनाए हैं। कहाँ अंग्रेजी में बना रहे हैं, कहाँ अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, हिंदी में ही तो काम कर रहे हैं। और हिंदी में आप सब परीक्षाएं भी देंगे, इंटरव्यू भी देंगे, आप सब पास भी करेंगे। हिंदी बोलकर गौरवान्वित होकर हमारे देश की भाषा अब बदल रही है। हम देख रहे हैं कि राजनेता लोग भी, अब तो चुनाव का अवसर बिहार में आया है, अब तो हिंदी की ठाठ चलेगी ही चलेगी। ये लोग अब घर घर में जाकर हाथ जोड़कर आपसे हिंदी में बात करेंगे। ये हिंदी चिरस्थायी कर लेना है। अब उनसे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करनी है कि हमें धर्म में नहीं बांटना, हमें जाति में नहीं बांटना, हमें दलित महादलित में नहीं बांटना, हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं बांटना। जब हमने देश को आजाद किया था उस समय कोई बटा हुआ नहीं था, सारे एक लक्ष्य की ओर चल पड़े थे, एक ही दिशा में हम प्रयाण किए थे और इसीलिए हमने आजादी ले ली थी। अगर उस समय हम बंट जाते धर्म में और जाति में और बैकवर्ड फॉरवर्ड, मुझे बहुत ही तरस आती है ऐसी सोच पर कि कौन दलित है। प्रोफेसर भी बैठकर कहता है कि हम दलित हैं। जाति से आप दलित होते तो आप प्रोफेसर क्यों होते भाई? आप तो प्रोफेसर हैं, यानी आप तो सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, और फिर भी आप कहते हैं दलित हैं। तो ये कैसा दलित भाव है? निकाल दो ये सब कॉम्प्लेक्सेस, निकाल दो ये सब कुंठाएं। आज हमारे बच्चों, हमारे युवाओं, निकाल दो ये सब। नहीं है कुछ जाति हम अपने काम से बनाते हैं। हमारी पहचान जाति से है, हमारी पहचान हमारी जाति है। हम जो काम करते हैं वो हमारी जाति है। हम प्रोफेसर जाति के लोग हैं, हम शिक्षक जाति के लोग हैं, और तुम विद्यार्थी जाति हो, और तुम आगे बढ़ोगे और प्रशासनिक सेवा में जाओगे। आप सब, मैं नहीं जानती कि सिर्फ विद्यार्थी हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं, हम सब जो गृहिणियां हैं, हम सब जो घर में माएँ हैं, वो भी ये संस्कार लिए चल रही हैं कि अब देश बदल चुका, देश का नया विहान आ गया, आशा का दीप जगमगा गया। अब देश ने करवट बदल ली है। अब हम ऐसी अंगड़ाई ले रहे हैं कि अब नव परिवर्तन आएगा। इस कोरोना काल ने जरूर हमें बहुत दुखी किया, हमें बहुत तकलीफ, पूरे विश्व ने खोया ही खोया। पाया है तो किसने? इस कोरोना काल में पाया है तो लिखने वाले, अभिव्यक्त करने वाले लोगों ने बहुत साहित्य रच डाले, और पर्यावरण ने, प्रकृति ने बहुत कुछ पा लिया इस कोरोना में।
दिखाई देते हैं पशु रोड पर। बहुत सारी तस्वीरें देखती हूँ कि रोड पर पशुओं की रैलियां सी चल रही हैं, नदियाँ स्वच्छ हो गई हैं, पर्वत मुस्कुरा रहे हैं, घने वन प्रांतर हो गए हैं। हम जो गलतियां कर रहे थे, गलतियां क्या कहें, पाप कर रहे थे, हम जो अंधाधुंध पेड़ को काट रहे थे, हम जो इतने सारे मिल और ये सब बना बना कर धुआं छोड़ रहे थे, हम इतनी सारी गाड़ियां ले चुके हैं और सब गाड़ियों का धुआं उड़ा रहे हैं। ये सारा कुछ बंद होने के कारण पर्यावरण को बहुत संबल मिला है, पुनर्जीवित हो उठा है। हमें भी पुनर्जीवित होना है, हमें पुनर्जीवित होना है नए विचारों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए सत्कर्मों के साथ, नए संकल्प के साथ। हम सब नए युग में प्रवेश करेंगे। ये एक युग का समापन ही है। ये कोरोना से जब हम उबरेंगे तो ये इस नए युग का समापन ही है, जब हम नई दिशा की ओर चल पड़ेंगे और हमारे लक्ष्य, हमारे कर्म, हमारे ये संबल होंगे और हम थोड़े ईमानदार बने और ईर्ष्या द्वेष इन भावनाओं से दूर। ये मैं देखती हूँ काम करने वालों में अधिक है। क्या है कि इससे हम अपना रास्ता ही अवरुद्ध करते हैं। जो लोग इस दिशा में जिनके अंदर कम प्रतिभा होती है वो ही ऐसे काम करते हैं। जिनके अंदर प्रतिभा है उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे छूट रहा है। तो प्रतिभा के विकास का अवसर देखना चाहिए कि हमें प्रतिभा का विकास करना है। किसी के पांव खींचने से वो 1 मिनट के लिए गिरेगा, फिर उठकर संभलेगा क्योंकि वो प्रतिभावान है। तो हम क्यों ना अपने अंदर प्रतिभा का विकास करें और आगे आकर उसके बगल में खड़े हो जाएं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि छोटी रेखा, अगर रेखा कोई खींच रहा है आपके समक्ष तो आप उससे बड़ी रेखा खींच दीजिए। मैं अपने युवजन को यही कहना चाहूंगी कि हम बड़ी रेखा खींच कर दिखाएंगे। हम विश्व में, अब तो विदेश का भी वो आकर्षण नहीं रहा कि हम बाहर जाकर कमा कर लाएंगे। हम तो अपने देश में ही अच्छा काम करके कमा सकते हैं और विश्व भारत की ओर दिख रहा है। अब भारत नेतृत्व की भूमिका में है। अब भारत किसी का मुखापेक्षी नहीं है। तो इस उभरते हुए भारत के साथ हम बने रहें, हम इसका निर्माण करें। फिर से आशा का दीप जगमगा गया, हमारी आशाओं का दीप प्रज्वलित है और हम एक नए देश का निर्माण करने वाले हैं। बहुत ही सुखद था आप सबसे मिलना, बातचीत करना। यह समय समाप्त हो रहा है तो मैं एक और कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगी, बहुत प्रेम भाव से। मेरे अंतर के दीप जलो। मैंने जो इतनी बातें कही उसमें एक बात है कि अंतःकरण को प्रज्वलित करना है, अपने अंदर अपने आप को जागृत करना है, सकारात्मक नजरिया रखना है और आगे बढ़ना है। बस मेरे युवजन जो हिंदी के प्रति आकृष्ट हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके जो रुझान देख रही हूँ उससे मैं अतिशय खुश हूँ और मैं ये कविता उन्हीं को समर्पित करके अपनी बात खत्म कर दूंगी। मेरे अंतर के दीप जलो, कुछ पुलक पुलक उत्फुल्ल प्रखर प्राणों के कण कण में मचलो। ये डॉक्टर सीताराम दीन की कविता है। मेरे अंतर के दीप जलो, कुछ पुलक पुलक उत्फुल्ल प्रखर प्राणों के कण कण में मचलो। जब तुम विहसे अंतर हुलसे, जब तुम विहसे अंतर हुलसे और हृदय कमल खिल खिल सर से, फैलाओ ज्योतिर्मय पराग, फैलाओ ज्योतिर्मय पराग, जीवन शतदल सुरभित कर लो। मेरे अंतर के दीप जलो। क्यों तुम उदास, मन है हताश, प्राणों में पीड़ा का प्रवास। क्यों तुम उदास, मन है हताश, प्राणों में पीड़ा का प्रवास। जिंदगी निशीथ शून्य बिखड़ी, सुमधुर उन्मन गुंजन भर लो। जिंदगी निशीथ शून्य बिखड़ी, सुमधुर उन्मन गुंजन भर लो। मेरे अंतर के दीप जलो। तुम मधुर ताप, संपूर्ण पाप, गल पिघल बने जो तरल आप। तुम मधुर ताप, हमारा हृदय, तुम मधुर ताप, संपूर्ण पाप, गल पिघल बने ज्यों तरल आप। तन मन के कण कण में छाओ, हिल मिल दोनों स्वर
एक मिलो, मेरे अंतर के दीप जलो। मैं अपना वाचन यहाँ समाप्त करती हूँ, समय पूरा हो रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच का, मुझे बुलाया। मैंने इस महोत्सव का श्री गणेश किया है, इस आशा के साथ कि 14 तारीख को एक संपूर्ण कार्यक्रम हम सब मिलकर देखेंगे। 14 तारीख को हम सब यहीं जुटेंगे और हम सब देखेंगे कि इस मंच ने उस पूर्णाहुति के दिन कैसा माहौल बनाया, कैसी समा बांधी है, और सब मिलकर हिंदी को अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ जाएंगे। इन शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।